गुड इवनिंग फ्रेंड, दस्तक कोचिंग वाराणसी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि लगातार हम जो है सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो है सॉल्व करा रहे हैं, तो उसी जो है कड़ी में एक नया वीडियो है जिसमें 8 जनवरी 2022 के आपने देखा कि इससे पहले वीडियो में हमने जो है मैथमेटिक्स के पेपर को सॉल्व कराया है। इस वीडियो में हम जो है बाल विकास के क्वेश्चन को देखेंगे और शिक्षा शास्त्र के 30 क्वेश्चन को देखेंगे और इसका पूरा जो है डिटेलिंग करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है हमारा कि विकासात्मक परिवर्तन। इसके बाद आपसे नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उससे पूछा है कि सभी संस्कृतियों के बच्चों में सार्वभौमिक गति से होते हैं, मध्य बाल्यकाल तक बहुत तेज गति से होते हैं और फिर रुक जाते हैं, हमेशा एक रैखिक तरीके से होते हैं और एक आयामी होते हैं, या फिर वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की क्या है, परस्पर क्रिया है। तो देखिए इसमें ये पूछ रहा है कि जो बच्चे का विकास है वह किस पे डिपेंड करता है या विकास की क्रिया से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो इसमें यह सभी संस्कृतियों के बच्चों में जो है सार्वभौमिक गति से होते हैं, तो नहीं, अलग अलग। देखिए बच्चे के विकास पे उसके रहन सहन, खान पान, उसके परिवेश और आनुवांशिकता का काफ़ी अच्छा खासा प्रभाव पड़ता है, ये आप याद रखिएगा। मेजर चीज़ क्या है, समाज, आनुवांशिक और संस्कृति, ये 3 चीज़ें। तो केवल एक चीज़ को कह देना जो है वो उचित नहीं होगा। तो इसमें यही है, सभी सांस्कृतिक जो है के बच्चों में जो है सार्वभौमिक गति से होता है, एक तरह से होता है। सार्वभौमिक का मतलब हो गया सभी को एक समान रूप से, तो ये ऐसा नहीं होता है। सब बच्चों में व्यक्तिगत विभिन्नताएं पाई जाती हैं, सब में अलग अलग विकास क्या होता है, दर होता है, कभी किसी में मंद होता है, कभी किसी में तीव्र होता है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, निगेटिव चला जाएगा, तो ये तो होगा नहीं। इसमें कह रहा है कि मध्य बाल्यकाल तक तो तेज होता है फिर धीमा हो जाता है, ऐसी भी नहीं है, निरंतर चलता रहता है, इतना भी नहीं कि रुक जाता है बीच में। फिर क्या है, रैखिक तरीके से होता है, रैखिक होता नहीं है हमेशा, ठीक है। रैखिक का मतलब समझ रहे हैं, जैसे विकास एक सीधी रेखा में ऐसे होता है, जबकि विकास तो कभी घट बढ़, कभी मंद, कभी तेज ऐसे होता है, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो लास्ट हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें वंशानुगत कारकों और पर्यावरणीय प्रभावों की क्या है, परस्पर क्रिया है। अब देखिए इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी बच्ची मध्य बाल्यावस्था में होगी। मध्य बाल्यावस्था की एज पूछा है इसमें कि किस अवस्था में जो है बच्ची क्या होगी, मध्य बाल्यावस्था में होगी। एक बच्ची जिसने अभी सामाजिक संदर्भों में जो है नकल सीखना शुरू किया है, अनुकरण करना सीखा है, क्या ये है मध्य बाल्यावस्था। या फिर एक बच्ची जो अमूर्त विचारों का आसानी से पालन करती है, ये है। या फिर एक बच्ची जो सहकार जो है खेलों में शामिल नहीं हो सकती, वो है। या फिर एक बच्ची जो तार्किक रूप से तर्क कर सकती है और संरक्षण कर पाती है। तो देखिए जो मध्य बाल्यावस्था की उम्र होती है उसमें जो बच्चा होता है वह अपने आप को क्या करने लगता है, सुरक्षित करने लगता है, और उसके अंतर्गत जो है उसमें जो है तार्किक गुण क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं। तो ये तर्क वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला हमारा देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इसको डिलीट कर देते हैं। देखिए यह डैश दिया है, स्थूल गत्यात्मक चालन और कौशल का उदाहरण है, जबकि क्या जो है सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल की जो है आवश्यकता होती है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा भागना। भागना क्या है, भागना आपका स्थूल गत्यात्मक चालन है, किसका एग्जाम्पल है, ग्रॉस मोटर स्किल का है। जबकि जो चित्र बनाना है वो क्या है, सूक्ष्म है। चित्र बनाना क्या है आपका, सूक्ष्म गत्यात्मक चित्रण है। चित्र जो बनाता है चित्रकार, वो क्या होता है, उसके अंदर अमूर्त जो है संकल्पना करने की शक्ति होती है, अमूर्त चिंतन करने की शक्ति होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो है आपका ए सही हो जाएगा। अब देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चे सर्वप्रथम अपने परिवार में व्यवहार के तरीके सीखते हैं, सही बात है, और मूल्यों और जीवन के मानदंडों को जानते हैं। ये बात तो सही है भाई कि बच्चे क्या करते हैं, अपने परिवार से ही तो सबसे पहले जो है सीखते हैं चीज़ों को। लेकिन आर में क्या कह रहा है कि परिवार बच्चों के सामाजिकरण का एक द्वितीयक अभिकारक है। अब एक बात बताइए, परिवार तो बच्चे के सामाजिकरण का प्रथम पाठशाला कहा गया है, प्राथमिक अभिकारक कहा गया है, जबकि इसमें क्या कह रहा है, द्वितीयक कह रहा है। तो द्वितीयक कह रहा है तो गलत है, वो तो प्राथमिक है ना, यहाँ द्वितीयक तो होगा नहीं, क्योंकि बच्चा कोई भी चीज़ अपनी माँ बाप से ही तो सीखता है पहली बार, और माँ बाप को ही उसका पहला जो है क्या कहा गया है, शिक्षक कहा गया है। तो यहाँ पे प्रथम होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे द्वितीयक दे दिया है, तो क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो अब इस प्रकार आंसर क्या बनेगा, ए तो सही है लेकिन आर गलत है। जब आर गलत है तो ए की व्याख्या कहाँ से करेगा, नहीं करेगा। तो सीधे सीधे हमारा ऑप्शन होगा कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। तो हमारा सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान वाला है। अब देखिए, एक में दिया है उम्र या अवस्था, और दूसरे तरफ उस अवस्था में व्यक्ति क्या कर सकता है वो दिया है। जैसे शैशवावस्था में क्या करता है, बच्चा तर्क को लागू करता है और अनुमान लगाने में सक्षम हो जाता है। बताइए, शैशवावस्था में तो बच्चा केवल क्या करता है, अनुकरण करता है ना, उसको तर्क कहाँ तार्किक आ जाएगा इसका। पियाजे का आप संज्ञानात्मक सिद्धांत पढ़े होंगे, तो तर्क तो इसमें आएगा ही नहीं, कभी भी नहीं आएगा, तो ये तो ऑप्शन ऐसे ही आप एलिमिनेट कर देंगे। अब दूसरा क्या है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में निगमनात्मक और तार्किक सोच प्रारंभ। तार्किक तो भैया औपचारिक में ना शुरू होगा, अमूर्त चिंतन वगैरह, और संक्रियात्मक रहता तब भी तार्किक सही रहता, लेकिन यहाँ पूर्व संक्रियात्मक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में आप देखते हैं कि बच्चे जैसे उनमें माप तौल, जैसे बच्चों में जो है ये आप जैसे 3 और 4 को जोड़ने के लिए कहेंगे तो वो 7 बता देगा, लेकिन 4 और 3 पलट देंगे, बोलेंगे क्या होगा, तो नहीं, ये गुण नहीं होता है विकसित उसमें। तो ये भी क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा, बी वाला। अब सी की तरफ करते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा वर्गीकरण व संरक्षण कर लेता है। ये सही बात है। जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है पियाजे की, इसमें बच्चा क्या करता है, वर्गीकरण करना और संरक्षण करना क्या करता है, सीख लेता है, भिन्न भिन्न चीज़ों में अंतर स्पष्ट करना सीख लेता है। तो ये तो एक तरह से सही है। चौथा देख लेते हैं ऑप्शन, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा अनुकरण की शुरुआत, कल्पनात्मक खेल करना शुरू करता है, जबकि ये क्या है, ये आपका शैशवावस्था में होना चाहिए। तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लेव वाइगोत्स्की के बच्चों के बारे में विकास को सही प्रकार से दर्शाता है। देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार क्या है, वाइगोत्स्की ने सुझाव दिया है कि बच्चों में बहुत सी क्षमताएं होती हैं, ये तो इन्होंने कहा ही है, जिनमें वे कार्य शामिल हैं जिन्हें बच्चे सहायता के साथ क्या करते हैं, ये सही बात है। और देखते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों को एक कोरा कागज के रूप में देखते हैं। जी नहीं, वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है और वो कुछ न कुछ सीख के आते हैं। तो ये कोरा कागज, तो ये सीधे सीधे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये गलत हो गया। सी देखते हैं, वाइगोत्स्की ने प्रस्तावित किया है कि बच्चे वयस्कों की तुलना में मात्रात्मक रूप से कम सोचते हैं। अब देखिए, यहाँ पे मात्रात्मक की बात आई है, तो क्या ये सही है। तो आप जानते रहिए कि जो बच्चे होते हैं वो बड़ों की तुलना में वयस्कों से मात्रात्मक में तो समान होते हैं, लेकिन गुणात्मक में क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। ये किसने कहा है, ये पियाजे ने कहा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब क्या है, वाइगोत्स्की ने बच्चों की क्षमताओं को बहुत कम आंका है। क्या ये सही है, गलत बात है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या बचेगा, ए बचेगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार स्वयं व पर्यावरण के बीच संतुलन की खोज की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम है, सामीकरण। सामीकरण क्या कहता है, प्रकृति और स्वयं के बीच जो संतुलन बनाता है व्यक्ति, उसे क्या कहते हैं, सामीकरण या फिर इक्विलिब्रियम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक शिक्षिका किस संरचना का इस्तेमाल करती है जब वह एक बच्ची को जिग्सा पहेली बनाने में मदद करती है, इशारों और संकेतों से। तो भैया देखिए, यहाँ पे मदद की बात आई है, तो मदद किस में होता है बताइए, मदद करना क्या कहलाता है, पढ़े होंगे, किस में, पाढ़ में या फिर इसके फोल्डिंग में। जब कोई किसी को क्या करता है, मदद देता है, सहारा दिया जाता है, अपने से अधिक व्यक्ति, चाहे वो सह उम्र का ही हो क्यों न हो, बशर्ते वो है कि क्या होना चाहिए, वो अनुभवी होना चाहिए उस क्षेत्र में। तो सीधे सीधे ये क्या हो जाएगा, पाढ़। कई बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक बाल केंद्रित कक्षा व्यक्तिवादी होती है, क्या होती है, व्यक्तिवादी होती है, और एक कठोर संरचित पाठ्यक्रम का क्या करती है, अनुसरण करती है। क्या ये बात सही है, बताइए। एक जो बाल केंद्रित शिक्षा है वह व्यक्तिवादी तो कभी नहीं होगी, क्योंकि बाल केंद्रित, एनसीएफ ने कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा होनी चाहिए। अब बाल केंद्रित में क्या है, बालक के हित के बारे में ही सोचना है आपको, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। तो बाल केंद्रित शिक्षा जो है कभी भी व्यक्तिवादी नहीं होगा और कभी कठोर भी नहीं होगा, वो लचीला होगा हमेशा। तो ये तो ऑलरेडी क्या है, गलत कथन बोल रहा है ए। आगे देख लेते हैं, इसमें आर भी दिया होगा कहीं ना कहीं। हाँ, बच्चा सबसे अच्छा तब सीखता है जब शिक्षक तानाशाह और नियंत्रक होता है। बताइए, ऐसा क्वेश्चन आप छोड़ के आएंगे, कतई नहीं छोड़ के आएंगे।
क्यों? क्योंकि जो बच्चा है वो सबसे अच्छा तभी सीखता है जब शिक्षक क्या हो, एक मार्गदर्शक के रूप में हो, और वो बच्चा करके सीखे, समूह में चाहे कहीं भी। तो हमारा ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो बताइए, जब ये दोनों गलत हो गए तो ऑप्शन हमारा डी ही तो बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे चलते। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या एक प्रगतिशील कक्षा की विशेषता है। अब देखिए प्रगतिशील कक्षा की विशेषता पूछ रहा है, तो इसमें शिक्षिका पूरी तरह से कक्षा को नियंत्रित करेगी, कभी नहीं करेगी। ये तो शिक्षक केंद्रित हो गया, जबकि बाल केंद्रित होना चाहिए, तो ये कभी इसको तो इग्नोर कर देंगे। बच्चों की भागीदारी न्यूनतम नहीं, अधिक से अधिक होनी चाहिए, लेकिन यहाँ न्यूनतम बोला है, नेगेटिव टैग वर्ड है, इसको भी काट दीजिए। गतिविधियाँ कार्य करते समय बच्चों का मूल्यांकन किया जाता है, ये भाई सही बात है। और लास्ट में क्या दिया है, समय सारणी और बैठने की व्यवस्था तय है, ये भी गलत है। अगला क्वेश्चन है कि हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत में बुद्धि के व्यक्तियों में अपनी पहचान, मानव अस्तित्व और जीवन के अर्थ के बारे में संवेदनशीलता होती है। किसमें? इन्होंने जो है इंटरपर्सनल जो है स्पीच को जो है महत्व दिया है, तो अंतःवैयक्तिक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंतःवैयक्तिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गिफ्ट के तौर पर कार मिलने पर एक 5 साल की बच्ची बोली, यह मेरे लिए नहीं है, लड़कियां कारों से नहीं खेलती। यह वाक्य दर्शाता है, ये तो जेंडर रूढ़िवादिता है, स्टेरियोटाइप जो लोग होते हैं, जो समाज के द्वारा जो है बताया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, जेंडर के प्रति क्या है, रूढ़िवादिता है एक तरह से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, समावेशी शिक्षा के लिए क्या आवश्यक है, बताइए। समावेशी शिक्षा तो यही तो है कि लड़का हो चाहे लड़की हो, सबको एक ही समय, एक ही छत के नीचे, एक ही शिक्षण विधि से, एक ही टीचर के द्वारा जो है एक ही समय पे क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। इसमें किसी प्रकार का जातिगत चाहे हो, चाहे आर्थिक, सामाजिक, नैतिक, सांस्कृतिक, किसी भी भाषाई आधार पे आपका भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो जहाँ पे भी भेदभाव का जिक्र है वो गलत हो जाएगा। तो आवश्यक क्या होना चाहिए, क्या विद्यार्थियों में क्षमता आधारित कठोर समूहन, तो ये कठोर तो होगा नहीं कभी, तो गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत मतभेदों का ध्यान और सम्मान, जाहिर सी बात है ये तो पॉजिटिव है कि व्यक्तिगत जो भी मतभेद हैं उनका क्या करा जाए, ध्यान रखा जाए, और एक दूसरे का क्या किया जाए, सम्मान किया जाए। और देख लेते हैं इससे अच्छा शायद आंसर मिल जाए। विशेष विद्यार्थियों के लिए केवल व्यावसायिक शिक्षा, ये तो गलत बात है, ये तो किसी पर्टिकुलर के लिए जो है भेदभाव का है, तो ये तो कभी नहीं होगा। विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके बारे में रूढ़िवाद बनाना, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा कि जो व्यक्ति दिव्यांग है उसके बारे में क्या करना, रूढ़िवाद बनाना उसको। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी ही निकल के आएगा। इसमें देखिए दिया है 14 नंबर क्वेश्चन में कि कक्षा में संस्कृति व भाषाई भिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए कौन सी नीति अपनानी चाहिए जब हम संस्कृति और भिन्न भिन्न भाषाओं के बच्चों को देखते हैं। मानकीकृत और कठोर पाठचर्या तो कभी नहीं होगा। निर्देशों के तरीकों का उपयोग, एक मान लीजिए इसको ले लेते हैं थोड़ा, प्रत्यक्ष देखिए दिया है निर्देशों के, तो प्रत्यक्ष तो कभी नहीं होगा। कक्षा में प्रतिस्पर्धा, बार बार बोलता हूँ कि जहाँ कंपटीशन की बात आएगी वो निगेटिव टैग वर्ड हो जाएगा। यहाँ देखिए दिया है कि विभिन्नताओं को अभाव के रूप में न देखना, ये सही बात है। अभाव के रूप में देखना होता तभी ये गलत हो जाए, लेकिन नहीं देखना देखिए न लगा है, इसका मतलब पॉजिटिव सेंस में कह रहा है। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए पठन विकार से संबंधित है कि कोई बच्चा है, उसमें आपको पहचान करना है कि उसमें कौन कौन सा जो है पठन विकार है। जैसे वह जो है क्या करता है, 21 को 12 और बी को डी के रूप में देखता है या लिखता है, या 21 को 12, और क्या है, कम ध्यान अवधि और अत्यधिक शारीरिक गतिविधि, बार बार स्वभाव बदलना, अपमानजनक व्यवहार। तो ये जो है आपका क्या है, डिसलेक्सिया है। 21 को 12 पढ़ देना, बी को डी पढ़ना या लिखना, तो ये क्या हो जाएगा, डिसलेक्सिया हो जाएगा, पठन से लेखन संबंधी विकार। अब देखिए कम ध्यान देना, ये तो कोई बीमारी है नहीं, कोई ये जो है आपके क्या है, समस्या है नहीं, ये सब आपके क्या हो जाएंगे, नहीं होंगे। तो यही आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए ये दिया है राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 प्रस्तावित करती है कि मूल्यांकन, देखिए मूल्यांकन के संबंध में बोला है क्या, शैक्षणिक वर्ष में एक बार ली जाने वाली औपचारिक परीक्षाओं के माध्यम से किया जाए। औपचारिक तो कभी नहीं होगा, औपचारिक हमेशा क्या, निगेटिव टैग वर्ड है।
दूसरा क्या कह रहा है, एक निश्चित अवधि में बच्चे की प्रगति का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण होता है। मूल्यांकन क्या है, एक निश्चित अवधि में, सही बात है ये। तीसरा क्या कह रहा है, सभी शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र होना चाहिए, सभी नहीं होना चाहिए। लास्ट क्या है, योग्यता के क्रम में बच्चों को रैंक देने के लिए महत्वपूर्ण, रैंक हो गया, कंपटीशन हो गया, ठीक है, नंबर के आधार पे वर्गीकरण हो गया, ये सब क्या है, नेगेटिव टैग वर्ड है। तो बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि वो विद्यार्थी जिन्हें स्वलीनता है उनकी पहचान उनके सामने आने वाली किस क्षेत्र की चुनौती से की जा सकती है। अभिव्यंजक और ग्रहणशील संसार में चुनौती, एक निश्चित दिनचर्या का पालन करने में चुनौती, सूचना को याद करने में चुनौती, या फिर स्थूल गत्यात्मक कौशल में चुनौती। बताइए कैसे कर सकते हैं इसको, जो है कि वो विद्यार्थी जिन्हें क्या है, स्वलीनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिव्यंजक और ग्रहणशील संसार में क्या, चुनौती। ठीक है, क्योंकि अब स्वलीनता क्या है, तो ये बालक के सामाजिक व्यवहार और संपर्क को प्रभावित करने वाला क्या है, एक विकार है, जो कि एक ही काम को देखेंगे बार बार दोहराता है कोई व्यक्ति, ठीक है, बार बार मना करने के बाद भी वही बार बार दोहराता है। तो इसे ही क्या कहते हैं, अभिव्यंजक और ग्रहणशील संचार में चुनौती का सामना करना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन है 21 नंबर, किस सिद्धांत पर आधारित कक्ष में विद्यार्थी स्वयं पहल करके व चर्चा करके सक्रिय रूप से सीखते हैं। व्यवहारवादी में, अनुकरण करके, सामाजिक और संरचनावादी, या फिर प्रतिपादक शिक्षण में। तो हो जाएगा सोशल में, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म में, सामाजिक संरचनावादी में। नेक्स्ट है वो विद्यार्थी जिन्हें दिव्यांगता है उनके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। बताइए, जो दिव्यांग व्यक्ति हैं, बच्चा है, उसके सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है, बताइए, आंसर दीजिए। सुलभ अवसंरचना या इमारतें, विद्यार्थियों का अलगाव, शिक्षकों का पक्षपातपूर्ण रवैया, साथियों के बीच सहानुभूति और दया, क्या होना चाहिए बताइए। तो सुलभ अवसंरचना और इमारतें, अर्थात जो व्यक्ति दिव्यांग है, बालक है, उनके लिए जो है क्या किया जाए, अलग से, जैसे देखेंगे तो रेलवे हो गया, विद्यालय वगैरह हो गया, रैंप, रेलिंग, स्वचालित सीढ़ियाँ, ये सब लगी होती हैं। सुलभ शौचालय उनके अकॉर्डिंग बना रहता है। तो ये उसी से पूछ रहा है कि देखिए उनके लिए जो है सफल समावेशन के लिए क्या आवश्यक है। विद्यार्थियों का अलगाव कर दिया जाए, मतलब जो दिव्यांग हैं वो एक तरफ बैठे, बिना दिव्यांग वाले अलग अलग रहे। शिक्षक क्या पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाए, ये भी गलत बात है। साथियों के बीच सहानुभूति और दया की भाव हो, ये भी नहीं है। उनके लिए क्या हो, सुलभ हो अवसंरचना, उनके हिसाब से इमारतें हों, ये सब चीज़ जिसमें वो आसानी से आ जा सकें। नेक्स्ट दिया है कि सार्थक अधिगम क्या है, बताइए। मीनिंगफुल जो लर्निंग है वो किसे कहा जा सकता है। मुख्य रूप से ज्ञान को ज्यों का त्यों उत्पन्न करना, ये तो है नहीं, ज्यों का त्यों हो गया पूरा, तो ये तो पूरा सीधे सीधे हो गया, प्रत्यक्ष हो गया। तब होता है जब विषय वस्तु को गैर संदर्भित किया जाता है, संदर्भित तब होता है, एक तो गैर लग गया तो गलत हो गया। तब होता है जब सक्रिय रूप से विद्यार्थियों का अधिगम को क्या किया, नियंत्रित करते हैं, नियंत्रित नहीं करना चाहिए। सार्थक अधिगम में वो अपने हिसाब से, अपने जो है रुचि के अनुसार क्या करेंगे, करके सीखेंगे किसी चीज़ को क्रिएटिविटी के माध्यम से। और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास जो है विविध अधिगम प्राथमिकता वाले विद्यार्थियों को शामिल करने के लिए सहायक होगा। कार्य की प्रासंगिकता, मूल्य और प्रामाणिकता को कम करना नहीं बल्कि बढ़ाना होगा, तो गलत हो जाएगा। आसपास के खतरों और विकर्षणों को कम करिए, ये देखिए पॉजिटिव टैग वर्ड है। उपकरणों और सहायक तकनीकों तक पहुंच कम करना, जाहिर सी बात है पहुंच कम क्यों करेंगे आप, बढ़ाइए उसको, तो ये गलत हो जाएगा आपका। विद्यार्थियों की व्यक्तिगत पसंद और स्वायत्तता को प्रतिबंधित नहीं करिए, देखिए कि बच्चे की क्या किस में रुचि है, किस में रुचि नहीं है। और यहाँ पे जबकि प्रतिबंधित करने की बात आ रही है तो ये नेगेटिव टैग वर्ड है, ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संबंध में देखिए कहा गया है कि किसकी वकालत नहीं की गई है। संरचना समझ पर जोर, योगात्मक मूल्यांकन, पाठ्यक्रम में वृद्धि, प्रौद्योगिकी के उपयोग में कमी। तो देखिए किस पे वकालत नहीं की गई है, बाकी में किया गया है। तो आपका जो है ये जो योगात्मक मूल्यांकन है
इसमें वकालत नहीं की गई है, पाठ्यक्रम में वृद्धि की वकालत नहीं की गई है, और प्रौद्योगिकी उपयोग में कमी, ये जो है इसकी वकालत नहीं की गई है। किस पे की गई है? संरचनात्मक समझ पर जोर देने पे, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे, ताकि बच्चा क्या करे, चीज़ों को सीखे, उसके बुद्धि का विकास हो। तो ये हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है प्रतिक्रिया और लक्ष्य अभिविन्यास का सही क्या है? मिलाप है। पहला है किसी विशेष रुचि के क्षेत्र में क्षमता में सुधार के लिए कार्य पत्रक करना, जैसे महारत हासिल करने की दिशा में उन्मुख लक्ष्य है ये। नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, इसको क्या कहेंगे? परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य। या फिर कक्षा में प्रथम प्राप्त करने के लिए स्थान जो है क्या करना? परिहार उन्मुख निपुणता लक्ष्य ये है। या फिर दूसरों से पिछड़ा प्रदर्शन न करने के लिए जो है कड़ी मेहनत करना, इसको क्या कहेंगे? प्रदर्शन की दिशा में उन्मुख लक्ष्य। बताइए क्या होगा इसका आंसर? तो देखिए, जब आप किसी विशेष क्षेत्र में अपनी क्षमता में सुधार करते हैं तो ये किस लिए करते हैं? ताकि आप उस क्षेत्र में महारत हासिल करें और एक उचित दिशा में क्या हों? लक्ष्य के प्रति उन्मुख हों। तो ये तो पहले ही सही है, बाकी इसमें कई ऑप्शन का जिक्र तो है नहीं। अब इसमें देखिए दिया था नगद पुरस्कार जीतने के लिए परीक्षा की तैयारी करना, ये परिहार उन्मुख प्रदर्शन लक्ष्य तो होगा नहीं। कक्षा में प्रथम स्थान पाने के लिए जो है क्या करना? विषय के अतिरिक्त कक्षाएं लेना, ये परिहार उन्मुख निपुणता का लक्ष्य, ये भी नहीं होगा। तो ये सब क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। एक हमारा आंसर क्या हो जाएगा? पहला सही हो जाएगा, 24 का ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांतियों से निपटने के लिए एक रचनात्मक दृष्टिकोण है? अब बताइए, विद्यार्थियों द्वारा निर्मित भ्रांति, अगर बच्चों में भ्रांति है, कोई बच्चों के द्वारा निर्मित हो गई है, तो उसको निपटने के लिए उससे जो है कौन सा दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? रटने और याद रखने के लिए बहुत सारी विषय वस्तु देना, रटना तो कभी नहीं होगा। दूसरा है ऐसी परिस्थिति बना जहाँ गलत धारणाएं व्यक्त करना प्रतिबंधित हो, ये भी गलत बात है। भ्रांतियों के प्रत्युत्तर देने हेतु प्रयोग और अवलोकन के अवसर देना, अर्थात बच्चे को मौका दीजिए कि वह अपने भ्रम को क्या करे? दूर करे। किसके माध्यम से? अवलोकन या फिर प्रत्युत्तर के माध्यम से, प्रयोग द्वारा। और क्या है? विद्यार्थियों की पूर्व मान्यता और वैकल्पिक अवधारणाओं को अनदेखा करना, अनदेखा नहीं किया जाता है, ठीक है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट दिया है आपका कि निम्नलिखित में से क्या जो है विद्यार्थियों के बीच किसी कार्य की संरचनात्मक समझ को सुधार करने में सहायक है? बताइए, क्या प्रतियोगिता होगा, चर्चा और संवाद होगा, वेधन और अभ्यास होगा, दंड होगा? दंड तो कभी नहीं होगा, कंपटीशन भी कभी नहीं होगा। दो बचा, वेधन ड्रिल एंड प्रैक्टिस, चर्चा और संवाद। तो इसमें सबसे बेस्ट क्या होगा? चर्चा और संवाद करके क्या होगा? किसी विद्यार्थी के बीच कार्य की संरचनात्मक समझ को क्या करना? सुसाध्य करना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। विद्यार्थियों के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को क्या किस पर ध्यान देना चाहिए? परीक्षाओं के प्रति भय पैदा करना चाहिए? कभी नहीं। रट कर याद? कभी नहीं। निष्क्रिय सुनने को बढ़ावा देना? कभी नहीं। बच्चों के पूर्व ज्ञान से क्या करना? संबंध को जोड़ना। ये हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। प्रभावी अधिगम हेतु एक शिक्षिका को विद्यार्थियों में किसको सक्रिय करना चाहिए? क्षमता को स्थायी बनाने की धारणा को, क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा को, प्रतिस्पर्धा की भावना को, हीनता की भावना को? बताइए। तो देखिए, क्षमता को अस्थाई नहीं, अस्थाई रहता तो कहने वाली बात, क्षमता को आप अस्थाई मानने की धारणा। अगर आप टीचर हैं, कोई बच्चा थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर है, तो आपके दिमाग में क्या ये हमेशा मानसिकता रहेगी कि नहीं ये बच्चा गधा है, ये नहीं सीख सकता? हमेशा उसको मत सिखाइए आप, ऐसी धारणा रहेगी? नहीं रहेगी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत रहेगा। क्षमता के वृद्धिशील होने की धारणा, आपको हमेशा अपने दिमाग में ये लेके चलना है कि इसकी क्षमता में वृद्धि हो सकती है, ठीक है, ये धारणा आपके अंदर होनी चाहिए कि ये भी आगे चल के तेज होगा। प्रतिस्पर्धा की भावना, कंपटीशन कभी नहीं होगा क्योंकि निगेटिव टैग वर्ड है। और हीनता की भावना तो होना ही नहीं चाहिए। तो हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। 2 क्वेश्चन और बचा है इसमें। देखिए, 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है? माने आंतरिक होगा तब। बाकी 3 क्या होंगे आपके? बताइए, कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है
और जो है आंतरिक होगा और 3 क्या होंगे, बाह्य होंगे। देखिए दंड से बचने के लिए गृह कार्य, क्या ये बाह्य अभिप्रेरणा है, बताइए। तो ये तो जो है ठीक है, क्या आंतरिक। ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में, देखिए ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये क्या है, बाह्य अभिप्रेरणा नहीं है बल्कि क्या है, ये आंतरिक है। और जबकि ये दंड से बचने के लिए क्या था, गृह कार्य करना, बाह्य था। प्रतियोगिता जीतने के लिए शतरंज खेलना, ये भी देखिए बाह्य है। साथियों को प्रभावित करने के लिए नृत्य करना, ये भी बाहरी है। लेकिन ज्ञान प्राप्त करने के लिए वाद विवाद समूह में शामिल होना, ये क्या है, ये आपका आंतरिक है। आज के लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें जो है ईवीएस के, सॉरी सीडीपी के। अब देखिए यहाँ पे डैश दिया है के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में होने की संभावना है, क्या बताइए। तो हम ये करें सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में वृद्धि होने की संभावना, ये सही रहेगा। या फिर सामाजिक बहिष्कार से सुधार होगा, कभी नहीं होगा सुधार, तो ये तो कभी नहीं होगा। प्रासंगिक पाठ्यक्रम के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में कमी, उपलब्धि में कभी कमी तो होगा नहीं, उपलब्धि बल्कि बढ़ना चाहिए, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षा शास्त्र के इस्तेमाल से कमी होने की संभावना है, तो शिक्षार्थी केंद्रित रहेगा तो कमी थोड़ी होगी, वृद्धि होगी, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो सामाजिक सहयोग के इस्तेमाल से विद्यार्थियों की उपलब्धि में क्या होगी, हमेशा वृद्धि होगी। तो ये थे 30 क्वेश्चन जो है बाल विकास के, जो कि 8 जनवरी 2022 को जो है पूछा गया था क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी में जो है आपके ईवीएस क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।